हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी है, कांग्रेस की भी हम उनसे बात करेंगे, शंकरलाल तिवारी भी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कभी नतीजों में कुछ ऊंच नीच होती है, कम ज्यादा आते हैं और संयोग से या दुर्भाग्य से सपा की सरकार नहीं बनती है, तो फिर जो आपकी बातें अभी है इसको आप किस ढंग से आगे ले जाएंगे? जनता बताएगी। जनता ने अभी इनको क्षेत्र में नहीं घुसने दिया, फिर इनको इनके घर में नहीं घुसने देगी। जनता पूछेगी इनसे कि जब हमने वोट दिया नहीं तो हमारा वोट चोरी कहाँ हो गया। अभी तक तो आप डकैती कर रहे थे, लूट कर रहे थे, गुमराह कर करके हमें वादे बता के, लेकिन जब हम उन वादों में नहीं मान रहे हैं, आपकी बातें, विश्वास नहीं बचा हमारे आपके चुने हुए लोगों पे, सरकार पे, तो हमारा वोट चोरी कहाँ हो गया। इन्हीं से सवाल करेगी। और क्योंकि सवालात तो इन्होंने भी किए हैं, इन्होंने भी बड़ी बड़ी किताबें छापी हैं और बड़े बड़े सांसद इनके घूमे हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट लेकर के कि किस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ा जा सकता है, चुनाव से संबद्ध चीज़ों को। और वीवीपीएट की बहुत सारी पर्चियां चुनाव से पहले बाहर आ गई हैं। तो अगर ऐसे परिणाम आएंगे तो प्रश्न चिन्ह जो है चुनाव आयोग और वर्तमान सरकार जो सत्ता में बैठी हुई उस पर आएगा। मेरी एक छोटी सी बात थी, जो आपने शंकरलाल तिवारी जी का स्वागत किया वरिष्ठता के आधार पर, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठता का मायने होता है रिटायरमेंट। वो ना वरिष्ठों की गिनती गिनते हैं और ना वो युवाओं की गिनती कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में केवल दो ही लोगों की चल रही है, एक का नाम है अमित शाह जी और दूसरे का नाम है नरेंद्र मोदी जी। चलिए, जो तानाशाही रवा भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है तो किसी की सुनी नहीं जा रही। तो इनके अंदरूनी जो सारे इंजन हैं, जो ये अपने आप को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के सारे इंजन टकरा रहे हैं और उसका परिणाम भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, महिला सुरक्षा की बात हो रही है तो उन्नाव की घटना सबने देखी है, कासगंज की घटना सबने देखी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर की घटना सबने देखी है, जो हम फिल्मों में देखा करते थे कि गवाह को मार दीजिए, पीड़ित को मार दीजिए, जो भी गवाही देना चाह रहे हैं, वो फिल्मी दुनिया पूरी देखी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गले में हाथ डाल करके उनको बाहर तक विदाई देने आते थे। तो मुख्यमंत्री जी का संरक्षण किस तरीके से कुलदीप सेंगर को था, ये सबने देखा है। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की केवल प्रचार प्रसार हुआ है, जैसा झूठ बोलने का काम। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। देखिए, मैं तभी टोकता हूं जब उस समय बोलना जरूरी होता है। आपकी ट्रेन निकल जाएगी, बात फीकी पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरा कहना यह कि ये तो आपके तर्क है ना, हम जनता की बात कर रहे हैं, वो जनता अगर उस तरफ चली गई। मैं जनता के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये कुलदीप सेंगर की घटना ये जनता के बीच की घटना है, जनता ने देखा है। उन्नाव की घटना जनता ने देखी है, कासगंज की घटना जनता ने देखी है और सबने इसकी निंदा करी है कि हिंदू रीति रिवाज की बात करना, धर्म के ठेकेदार बनने वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पेट्रोल से, डीजल से और कबाड़े से किसी की अंतिम संस्कार होना यह शुभ घटना है। तो इसका विरोध सबने किया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे स्वतंत्र रूप से आदमी अपनी बात रखता है। दूसरी बात, आप पत्रकार साथी से बात करें तो उन्होंने कहा व्यापारी, आपने भी उस बात पे हामी रखी कि जो व्यापारी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो रात में जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ एक व्यापारी जाता है गोरखपुर के अंदर और पुलिस उसको होटल के अंदर मार देती है। क्या गुनाह था उस व्यापारी का? क्या ये सुरक्षित माहौल महसूस कर रहे हैं व्यापारी वहां पे? पत्रकार अगर मीडिया का साथी हमारा यह दिखाता है कि मिड डे मील में पानी मिलाया जा रहा है खाने के अंदर, तो उस पत्रकार के ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। क्या यह सुरक्षित माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी शासन में? तो जो भी आवाज उठाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके झूठे मुकदमे लगाना, उसको अपराधी बता देना, आतंकवादी बता देना और गुंडा बता देना, उसका मकान ढा देना, लगातार ये घटना हुई है। इसीलिए मानव अधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को दिए। अभी कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेकर के नोटिस दिया और सबको पैसे वापस के लिए बात की है कि जितने से लोगों से आपने वसूली के नोटिस दिए या वसूली की है उनको वापस कीजिए पैसे। तो ये लगातार कोर्ट के निर्णय, मानवाधिकार आयोग के निर्णय और अन्य संस्थानों के निर्णय, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, ये सब बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। केवल सरकार ने झूठ बोलने का काम किया। कोविड काल में आपके मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि सांस की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में पटल पे क्या रखती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय को क्या बताते हैं कि सड़क पे एक भी मजदूर नहीं चला। तो ये सफेद झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसी तरीके से परसेप्शन सेट करने की बात हुई है। कानून व्यवस्था अच्छी है, महिला सुरक्षा अच्छी है, घटनाएं बताती हैं, आंकड़े बताते हैं, आंखें दिखाती हैं, आप लोग दिखाते हैं कि घटनाएं कैसे बढ़ी हैं। हम इसको कैसे भुला सकते हैं? तो गुमराह करने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी करी थी और मैंने सीधी शुरुआत में गुमराह करके आ गए। जो वादे किए थे वो दिखते नहीं है पूरे हुए। तो जनता ठगी हुई देख रही है। नौजवान दिख रहा है। आप ही ने बताया 2 दिन पहले देखा तो युवा की कुछ और राय है। राम मंदिर की बात कर रहे थे, जो आपके पत्रकार साथी ने एक बात करी कि भ्रष्टाचार में कोई मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में दिखती है। जिस तरीके से जमीन घोटाला राम मंदिर के नाम पे हुआ, चंदा घोटाला राम मंदिर के नाम पे हुआ, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम भगवान राम को लाएं, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? ये प्रभु राम को लाएंगे, उस नाम पे वोट मांगेंगे।
तो ये चुनाव में केवल गुमराह करने की बातें करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी की भूमिका होनी चाहिए कि हम ये काम करेंगे, उस काम के बदले पे हम वोट मांगेंगे, ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, इसके दम पे हम वोट मांगेंगे। तो 12 से 17 के बीच में हमने जो काम किया, हम उस वोट को, उस बात पे वोट मांग रहे हैं। इन्होंने 17 से 22 पे जो काम किया, उस बात पे तो वोट ही नहीं मांग रहे हैं। ये तो साइकिल में आतंकवादी ढूंढ रहे हैं, ये किसी और बात पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, जिन्ना को बीच में ला रहे हैं। तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए गुमराह करने वाली बात। दूसरी, जो आपने हम लोगों से एक बात करी ईवीएम को लेकर के, देखिए ईवीएम पे अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता तो वीवीपैट नहीं आता। वीवीपैट लाया इसीलिए गया कि ईवीएम की निष्पक्षता बची रहे, उसका सम्मान बचा रहे। लेकिन जिस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां बाहर आई हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार घटनाएं देखने को मिली, किस तरीके से लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर मंडी में सुरक्षाकर्मी देखे गए कि आसपास गए जहां कलेक्टर तक को जाने की अनुमति नहीं है, और कैराना जिसको बड़ा रोल मॉडल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पे एसडीएम जो है वो प्लास लेके जा रहा है, हथौड़ी लेकर के जा रहा है। तो भाई स्ट्रांग रूम के पास जाने की आपको आवश्यकता क्या, इन सब सामान को लेकर के क्या करने गए थे? तो ये सरकार की चीजों में प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। रिजर्व ईवीएम बताएंगे कि रिजर्व ईवीएम लेकर के जा रहे थे एक बिना नंबर की गाड़ी पे। तो चुनावी दौर में जहां सुरक्षा चाक चौबंद होती है, वहां बिना नंबर की गाड़ी में ईवीएम कैसे चली गई? ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में भी एक स्कूल बस थी जो बिना नंबर की थी, उसमें भी ईवीएम जारी थी, बताया गया रिजर्व ईवीएम है। तो इस तरीके से अगर ईवीएम टहल रही है बिना नंबर की, तो एक कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल, आपकी बात पूरी, निश्चित तौर पर। अब और सवाल एक अंतिम बात हो जिसपे आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। पंचायत चुनाव अभी 6 महीने पहले हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जम करके हार हुई और समाजवादी पार्टी को जम के समर्थन मिला। हमने सबने देखा किस तरीके से महिला अत्याचार हुआ, चीरहरण तक हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी को जीत मिली। तो यह बताता है कि समाजवादी पार्टी के प्रति जनता जीतना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। यश भारती जी,